बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं। फार्माकोलॉजी में हमने इसका जो चैप्टर 2 है उसका लेक्चर 2 एंटी फंगल ड्रग्स इसका स्टार्ट किया। इसका हमने जो 2 पार्ट्स है वो कंप्लीट कर लिए थे, जिनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो इसके बचे हुए हिस्से पे है और ये इसका लास्ट पार्ट होगा, इसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो है कीटोकोनाज़ोल। कीटोकोनाज़ोल भी स्टूडेंट्स हम कल ये जो ड्रग्स थे एज़ोल्स वो हमने स्टार्ट किया था, इनकी क्लासिफिकेशंस। तो इनकी क्लासिफिकेशंस में हमें पता है कि ये 2 में क्लासफाई हुए थे। एक को हम इमाइडाज़ोल्स कहते थे और दूसरे को हम ट्राइज़ोल्स कहते थे। अब इमाइडाज़ोल्स में इसके 3 मेंबर्स हमने पढ़े थे कि कीटोकोनाज़ोल है, माइकोनाज़ोल है, क्लोट्राइमेज़ोल है। तो अब ये कीटोकोनाज़ोल जो कि इमाइडाज़ोल्स का मेंबर है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लिखा है वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली। ये ओरली वेल एब्जॉर्ब होता है। बायो अवेलेबिलिटी इज़ डिक्रीज विद एंटासिड H2 ब्लॉकर्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एंड फूड। इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है स्टूडेंट्स, ये डिक्रीज़ हो सकती है। किस चीज़ की वजह से डिक्रीज़ हो सकती है? ये एंटासिड्स जो एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं उनकी वजह से ये बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज़ हो सकती है। जो H2 ब्लॉकर्स है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये भी HCl के सिक्रीशन को रिड्यूस करते हैं। और जो PPIs होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इनकी वजह से भी जो Cl की सिक्रीशन है वो कम हो जाती है और इसकी वजह से कीटोकोनाज़ोल की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है। अब आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन अराइज होगी कि क्यों कीटोकोनाज़ोल जो है ये एसिडिटी जब कम होती है तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। तो स्टूडेंट्स ये इस वजह से होती है कि कीटोकोनाज़ोल एक ऐसा ड्रग है जिसको एक एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होती है इसके एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जब एसिडिटी रिड्यूस होती है तो इसको एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं मिलती और इस वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन में कमी आ जाती है। और जब इसकी एब्जॉर्प्शन में कमी आ जाती है तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। कोला ड्रिंक्स इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन इन पेशेंट विद एकोलहाइड्रिया। वो पेशेंट्स जिनको एकोलहाइड्रिया है, एकोलहाइड्रिया मींस के जो HCl है उसकी एब्सेंस है, उसकी कमी है, उन पेशेंट्स में अगर हम कीटोकोनाज़ोल उनको देना चाहे, उनमें अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है तो हम अगर कोला ड्रिंक्स उसको दे दें और फिर उसको कीटोकोनाज़ोल दे दें तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, ये एब्जॉर्ब हो सकती है। क्योंकि कोला ड्रिंक्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, उनकी वजह से इसको एसिडिक इन्वायरमेंट मिल जाती है। हाफ़ लाइफ इंक्रीज़ विद द डोज। इसकी जो हाफ़ लाइफ है वो डोज के साथ इंक्रीज़ होती है। इसकी हाफ़ लाइफ लिखी है 7 to 8 आवर्स। स्टूडेंट्स अगर आपको याद है तो हमने फार्माकोलॉजी की जब हमने इस इंट्रोडक्शन स्टार्ट की थी तो उसमें हाफ़ लाइफ को हमने डिटेल से पढ़ा था। तो हाफ़ लाइफ क्या है? हाफ़ लाइफ एक ड्रग की एक वो टाइम है जिसमें ड्रग की जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है प्लाज्मा वो हाफ रह जाती है। वो टाइम जिसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा जब हाफ रह जाती है तो उस टाइम को हम प्लाज्मा हाफ लाइफ कहते हैं। तो इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ 7 to 8 आवर्स है। इनएक्टिवेटेड इन लीवर एंड एक्सक्रीटेड इन बाइल थ्रू फीसिस एंड यूरिन। ये लीवर में इनएक्टिवेट होती है, इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म के बाद ये इनएक्टिवेट होती है और फिर बाइल के थ्रू फीसिस और यूरिन के ज़रिए ये एक्सक्रीट हो जाती है। डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको ये क्रॉस नहीं कर सकती। कीटोकोनाज़ोल क्लिनिकल यूजेस। अब इसकी क्लिनिकल यूजेस कौन कौन सी है, यानी इसकी इंडिकेशन क्या है? यूज टॉपिकली आर सिस्टमेटिक ओरल रूट ओनली टू ट्रीट। ये टॉपिकली या तो सिर्फ टॉपिकली यूज़ होता है या अगर सिस्टमिक हम इसको यूज़ करें तो सिर्फ ओरली इसको यूज़ कर सकते हैं।
किस चीज़ों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं? ओरल एंड वेजिनल कैंडिडियासिस, अगर ओरल या वेजिनल कैंडिडियासिस अगर हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैंडिडियासिस स्टूडेंट एक ऐसी फंगल इन्फेक्शन है जो कि एक यीस्ट जिसका नाम कैंडिडा है उसकी वजह से जो फंगल इन्फेक्शन काज होती है उसको हम कैंडिडियासिस कहते हैं। चाहे ये ओरल कैविटी में हो चाहे ये वेजिना में हो, इसके लिए हम कीटोकेनाजोल दे सकते हैं। डर्मेटोफाइटोसिस, डर्मेटोफाइटोसिस के लिए दे सकते हैं स्टूडेंट्स। डर्मेटोफाइटोसिस क्या है? जो हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है यानी स्किन, स्वीट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स और हमारे नेल्स, हमारे हेल्स, जिनको हम मिला के इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कहते हैं, उनमें जब फंगल इन्फेक्शन हो जाती है तो उसको हम डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं। जो कि किन की वजह से होती है? जो डर्मेटोफाइट्स होते हैं उनकी वजह से होती है। डर्मेटोफाइट्स में टीनिया कैपिटीज़, टीनिया पेडीज़ और जो ओनिकोमाइकोसिस काज करने वाला फंगस है वो शामिल होते हैं। ओनिकोमाइकोसिस यानी जो नेल फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनको हम ओनिकोमाइकोसिस कहते हैं। तो अगर डर्मेटोफाइटोसिस हुआ तो उसके लिए भी हम कीटोकोनाजोल दे सकते हैं। सिस्टेमिक माइकोसिस, अगर सिस्टेमिक माइकोसिस हो तो उसके लिए भी हम कीटोकोनाजोल दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओरल रूट से दे सकते हैं। कीटोकोनाजोल एडवर्स इफ़ेक्ट, अब इसके एडवर्स इफ़ेक्ट को देखते हैं। इसकी वजह से नाज़िया, वोमिटिंग हो सकती है। एनोरेक्सिया यानी भूख का ना लगना, भूख का ख़राब होना वो हो सकती है। हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है ये, हेपेटोटॉक्सिसिटी काज करती है। इनहिबिट ह्यूमन साइटोक्रोम P450 एंजाइम, जो ह्यूमन के लीवर में P450 एंजाइम है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम, जिनका काम ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म है उसको इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट एड्रिनल एंड गोनेडल स्टेरॉइड लीडिंग टू, ये जो एड्रिनल और गोनेडल जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनको भी इनहिबिट करते हैं, जिनकी वजह से मेनिस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो जाती है, यानी जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल है उसमें इरेगुलरिटीज़ आती है, वो रेगुलर फिर नहीं हो पाती। लॉस ऑफ लिबाइडो, लिबाइडो जो सेक्स ड्राइव है उसकी लॉस हो जाती है, इम्पोर्टेंस हो जाती है। गाइनेकोमेस्टिया हो जाता है मेल्स में। गाइनेकोमेस्टिया किसे कहते हैं स्टूडेंट? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो ब्रेस्ट होते हैं मेल्स में वो लार्ज हो जाते हैं साइज़ में, जो नॉर्मल उनकी साइज़ होती है उससे इनलार्ज हो जाते हैं स्वालो होके, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं गाइनेकोमेस्टिया। तो ये कीटोकोनाजोल की वजह से ये एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो है वो हो सकती है। अब ट्राइज़ोल्स है स्टूडेंट्स। ट्राइज़ोल्स में कौन कौन से मेंबर्स शामिल है? फ्लूकोनाजोल शामिल है, इट्राकोनाजोल शामिल है, वोरिकोनाजोल शामिल है। और ये क्या है? ये सिलेक्टिव है, रेजिस्टेंस टू डिग्रेडेशन। सिलेक्टिव मींस के ये सेलेक्ट करके फंगी को किल करते हैं, मींस के ये अब ह्यूमन बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता। ये फंगी के जो जितने भी चीज़ें होते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। जब डिग्रेडेशन हो जाती है तो फंगल डिग्रेडेशन हो जाती है तो उसको रेजिस्ट करते हैं, ये रेजिस्टेंट होते हैं, उनकी जो इन्फेस्टेशंस होती है उनको रोकती है। काजिंग लेस एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस, इनकी वजह से जो एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस होती है वो भी कम होती है। अब स्टूडेंट्स हमने कीटोकोनाजोल का हमने पढ़ा था, उसकी वजह से बहुत सारे जो है फंगल इन्फेक्शन को हम ट्रीट करने के लिए देते हैं, लेकिन बहुत सारे डिग्रेडेशन भी उसकी वजह से होते हैं। किस तरह के डिग्रेडेशन? जैसा कि वो जो साइटोक्रोम P450 था, एंजाइम था, उसको भी डिग्रेड कर देता है। तो ट्राइज़ोल्स ऐसा नहीं करते, ये डिग्रेडेशन को रेजिस्ट करते हैं। अब इसके जो मेंबर्स है उसमें से फर्स्ट मेंबर है इट्राकोनाजोल। इट्राकोनाजोल लेक एंडोक्राइन साइड इफ़ेक्ट्स, इसके एंडोक्राइन साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। हैज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी होती है, यानी कि ये बहुत सारे फंगीज़ के लिए इफ़ेक्टिव होता है। इसको हम ओरली भी दे सकते हैं, इसको हम IV भी लगा सकते हैं। फूड इंक्रीजेज इट्स एब्जॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्शन अगर फूड के साथ दे भी तो भी कोई मसला नहीं है, इसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होती है। मेटाबोलाइज्ड इन लीवर, लीवर में इसकी मेटाबॉलिज्म होती है टू इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट। लीवर में जब इसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो ये एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद अपना फंक्शन जो है वो कर पाती है। हाईली लिपिड सेलुबल, ये हाईली लिपिड सेलुबल ड्रग है जो कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड टू बोन, ये बोन में भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्प्यूटम, एडिपोज टिश्यू में भी अच्छे से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, और स्प्यूटम जो फ्लेगम है उसमें भी ये अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर किसी पेशेंट को हम इट्राकोनाज़ोल दे दें और फिर उसका जो स्प्यूटम है उसको हम टेस्ट करके देखें तो उसमें इट्राकोनाज़ोल जो है वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन मौजूद होती है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूट होके स्प्यूटम में भी ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसी वजह से अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम में कोई फंगल इन्फेक्शन आ गई है तो उस वक्त इट्राकोनाज़ोल दिया जाता है। कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर को ये भी क्रॉस नहीं कर सकती। हाफ़ लाइफ इसकी 30 to 40 आवर्स है। इसका जो प्लाज्मा हाफ़ लाइफ है स्टूडेंट्स, ये आपने याद करनी है कि इट्राकोनाज़ोल का 30 to 40 आवर्स है। हमारे साथ जो कीटोकोनाज़ोल था उसका 7 to 8 आवर्स थे, लेकिन इसका 30 से 40 तक जो है वो हाफ़ लाइफ है। क्लिनिकल यूजेस इसकी क्या है? यूज्ड ओरली इन डर्मेटोफाइटोसिस एंड वाल्वोवेजिनल कैंडिडियासिस। अगर डर्मेटोफाइटोसिस है जिसको हमने थोड़ी देर पहले डिफ़ाइन किया तो उसमें हम ये ओरली यूज़ कर सकते हैं, और अगर वाल्वोवेजिनल कैंडिडियासिस है तो उसमें भी हम ये ओरली यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो वाल्वोवेजिनल कैंडिडियासिस है ये वेजिना और जो वाल्वा जो होता है स्टूडेंट्स, ये फीमेल जेनेटिला का एक आउटर पार्ट होता है जिसमें ओपनिंग ऑफ द वेजिना, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा और क्लेटोरिस जो है वो शामिल होते हैं। इनको कंबाइन करके हम वाल्वा कहते हैं। अब इस वाल्वा में या इनसाइड ऑफ द वेजिना अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गई है तो इसको हम कहते हैं वाल्वोवेजिनल कैंडिडियासिस। तो इसके लिए भी हम इट्राकोनाज़ोल जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं ओरली। IV ओनली इन सीरियस इन्फेक्शन, अगर सीरियस इन्फेक्शन हो तो उसमें हम जो है इसे इंट्रावेनसली लगाते हैं। इफ़ेक्टिव इन एड्स एसोसिएटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस, अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है जिन पेशेंट्स को एड्स हो जाती है, HIV इन्फेक्शन उनको हो जाता है, तो फिर उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो कंप्रोमाइज्ड हो जाती है, और जब इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड हो जाती है तो इन फंगस को भी, जो पैथोलॉजिक फंगस होते हैं, इनको भी मौका मिल जाता है कि ये हमारे बॉडी पे जो है अटैक कर देते हैं। अब किसी ऐसा पेशेंट है जिसको एड्स है, एड्स के साथ साथ उसको हिस्टोप्लाज्मोसिस भी है। हिस्टोप्लाज्मोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि हिस्टोप्लाज्मा नाम का एक फंगस काज करता है। इसमें फीवर होता है, कफ होती है, फैटीग होती है, चिल्स होते हैं, हेडेक महसूस होती है, चेस्ट पेन होता है और बॉडी एक्स होते हैं। तो इस कंडीशन को हम हिस्टोप्लाज्मोसिस कहते हैं। और अगर पेशेंट को एड्स है, एड्स के साथ साथ हिस्टोप्लाज्मोसिस है, तो उसके लिए भी हम इट्राकोनाज़ोल जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में लिखा है नोज़िया, वोमिटिंग, हाइपोकेलीमिया। नोज़िया वोमिटिंग होती है, पोटाशियम की कमी होती है, इसकी वजह से हाइपरटेंशन होती है, BP इंक्रीज़ हो जाती है, एडिमा होती है, किसी एरिया पे फ्लूइड जमा हो जाती है। इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ मेनी ड्रग्स एज ओरल एंटीकोगुलेंट्स, इसकी वजह से बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जिनकी मेटाबॉलिज्म इनहिबिट होती है, जिनकी मेटाबॉलिज्म नहीं होती, जिसमें ओरल एंटीकोगुलेंट्स शामिल है। स्टूडेंट्स, ये जो ओरल एंटीकोगुलेंट्स होते हैं ना, जो प्रेडेक्सा हो गया, एंडोजेबान हो गया, जेरेल्टो हो गया, ये इनको हम ओरल एंटीकोगुलेंट्स कहते हैं। तो इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो इट्राकोनाज़ोल की वजह से इनहिबिट हो जाता है, ये आपने याद रखनी है। फ्लूकोनाज़ोल,
अब फ्लूकोनिज़ोल वाटर सल्यूबल एक ड्रग है, एंटी फंगल ड्रग है जो कि वाटर सल्यूबल है, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी से कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होती है, एक्सीलेंट बायो अवेलेबिलिटी आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसको ओरल जब एडमिनिस्ट्रेशन इसकी की जाती है तो उसके बाद इसकी बायो अवेलेबिलिटी को अगर देखा जाए तो वो एक्सीलेंट होती है, अच्छी इसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है। बायो अवेलेबिलिटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय फूड और गैस्ट्रिक पीएच या फूड की वजह से इसकी बायो अवेलेबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आती। कंसनट्रेटेड इन प्लाज्मा इन सेम बाय ओरल और आईवी रूट। ये जब हम इसे ओरली दें या इसको हम इंट्रावेनसली दें, जिस तरीके से भी एडमिनिस्टर करें तो प्लाज्मा में इसकी कंसनट्रेशन जो है वो सेम आती है, चाहे हमने ओरली दिया और चाहे हमने जो है आईवी इसको दिया। हैज़ द लीस्ट इफ़ेक्ट ऑन हेपेटिक एंजाइम। जो हेपेटिक एंजाइम होते हैं उन पे इसका इफ़ेक्ट भी लीस्ट होता है, बहुत ही कम जो है वो इसका इफ़ेक्ट होता है जो हेपेटिक एंजाइम होते हैं उस पे। इसीलिए हम कह रहे थे स्टूडेंट्स के ये डिग्रेडेशन को जो ट्रायज़ोल्स है वो रेजिस्ट करती है, मतलब कि जो हमारे साथ इमाइडाज़ोल्स है उनकी वजह से ये जो P450 एंजाइम की डिग्रेडेशन होती थी लीवर हेपेटिक एंजाइम की, तो अब फ्लूकोनाज़ोल की वजह से या इट्राकोनाज़ोल की वजह से उसकी डिग्रेडेशन नहीं होती, यानी ये डिग्रेडेशन को रेजिस्ट करते हैं, ये सिलेक्टिवली जो फंगी होता है उस पे एक्ट करते हैं। ड्यूरिंग ड्रग इंटरेक्शंस आर लेस कॉमन। इसके जो फ्लूकोनाज़ोल है इसके साथ ड्रग की जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही लेस कॉमन होती है, ज़्यादातर इसकी किसी के साथ इंटरेक्शन भी नहीं होती। पेनिट्रेट वेल ब्लड ब्रेन बैरियर, सो इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को अच्छे से क्रॉस कर लेती है, वेली ये उसको क्रॉस करती है। इस वजह से जब कभी क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस होता है तो उस वक्त हम फ्लूकोनाज़ोल जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। स्टूडेंट, ये जो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है ये एक मेनिंजाइटिस की एक टाइप है। मेनिंजाइटिस तो आप लोगों को पता होगी कि जो मेनिंजेस है, जो 3 लेयर्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर और ब्रेन के सरफेस पर, जो पाया मैटर है, आर्केनोइड मैटर है और दूरा मैटर है, इनको मेनिंजेस कहते हैं। और जब इनमें इन्फेक्शंस हो जाती है तो उसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब ये क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस जो है ये मेनिंजाइटिस की टाइप है जो कि एक फंगस क्रिप्टोकोकस की वजह से हो जाती है। ये मेनिंजाइटिस जो है सिर्फ उन पीपल्स को अफेक्ट करती है जिनके इम्यून सिस्टम वीक होते हैं, और अगर इसको ट्रीट न किया जाए तो ये उनके लिए फेटल हो सकती है, डेथ काज कर सकती है। तो फ्लूकोनाज़ोल जो है ये हम क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए इसलिए एडमिनिस्टर करते हैं, इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। safely given in patient receiving bone marrow transplants, reducing fungal infections। अगर हम किसी पेशेंट की बोन मेरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस वक्त हम ये जो फ्लूकोनाज़ोल है इसको सेवली पेशेंट को गिव कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं ताकि फंगल इन्फेक्शंस जो है वो रिड्यूस हो। एक्सक्रीटेड मेनली थ्रू किडनी, ये मेनली किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता है। इसका हाफ लाइफ 25 to 30 आवर्स है। रेजिस्टेंस इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, इसके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, मतलब कि कोई फंगस इसको ज़्यादातर रेजिस्ट नहीं कर पाती। क्लिनिकल यूजेस इसकी क्या है? कैंडाइडेसिस है। कैंडाइडेसिस क्या है स्टूडेंट्स? एक इज़ इफेक्टिव इन ऑल फॉर्म ऑफ क्यूटेनियस कैंडाइडेसिस। ये फ्लूकोनाज़ोल जो जितने भी स्किन रिलेटेड कैंडाइडेसिस है उन सब के लिए इफेक्टिव होता है। कैंडाइडेसिस मैंने आप लोगों को बताया कि एक ऐसी इन्फेक्शन है जो कि यीस्ट, जिसका नाम कैंडिडा है, कैंडिडा अल्बिकेंस है, वो काज करती है, उसको हम कैंडाइडेसिस कहते हैं। क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस के लिए इसे हम एडमिनिस्टर करते हैं, तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा हिस्टोप्लाज्मोसिस के लिए करते हैं, ब्लास्टोमाइकोसिस के लिए करते हैं और रिंगवर्म
के लिए करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो अभी यहाँ पे लफ्ज़ आया है ब्लास्टोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस भी एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि ब्लास्टोमाइस नाम के एक फंगस की वजह से काज होती है। इसमें कफ़ होती है, स्पुडियम के साथ कफ़ होती है यानी प्रोडक्टिव कफ़ होती है, फीवर होती है, नाइट स्वीट्स होते हैं, चिल्स आती है, पेशेंट को फटीग महसूस होता है, वेट लॉस हो जाती है और उसकी एपिटीट पुअर हो जाती है यानी उसको भूख नहीं लगती और उसके जॉइंट में, उसके बोन में पेन होती है, उसके बैक रीजन और जो चेस्ट है उसमें पेन होती है। तो इस ये जो इन्फेक्शन है ब्लास्टोमाइकोसिस जो फंगल इन्फेक्शन है, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए हम फ्लूकोनाज़ोल जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं और रिंग वार्म इन्फेक्शंस के लिए भी करते हैं। रिंग वार्म इन्फेक्शंस को हम डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं स्टूडेंट्स, और टीनिया भी इनको कहते हैं। फंगल ये हमारे स्किन के फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, स्किन में फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। इसको हम रिंग वार्म इन्फेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें स्किन में जो रेशिस बन जाती है वो बिल्कुल सर्कुलर रेशिस होती है, जैसे कि रिंग की शेप हो उस तरह की रेशिस होती है। तो यूजुअली वो रेड कलर की होती है और ईची भी होती है, खुजली होती है उसमें। तो उसकी जो अपीयरेंस है, जो सर्कुलर अपीयरेंस उसकी है रिंग की तरह, इसको देख के इसको रिंग वार्म इन्फेक्शन नाम दिया गया है। साइड इफ़ेक्ट इसकी क्या होती है? नौजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकती है, स्किन में रेशेस आ सकते हैं, डायरिया हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है और रिवर्सिबल एलोपीजिया हो सकता है। रिवर्सिबल एलोपीजिया मीन्स के यहाँ पे गंजा बंदा हो सकता है लेकिन रिवर्सिबल है। दोबारा जब ये ड्रग जो है ये ख़त्म की जाएगी तो फिर ठीक हो सकती है। हेपेटिक फेलियर में लीड टू डेथ, हेपेटिक फेलियर हो जाती है, लीवर फेल हो जाता है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। हाईली टेराटोजेनिक, ये हाईली टेराटोजेनिक होता है। टेराटोजेनिक मींस के जो एम्ब्रियो होता है उसके लिए नुकसानदेह होता है, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके जो डिस्टर्बेंस जो है क्रिएट करता है उसके डेवलपमेंट में, तो इसको हम कहते हैं टेराटोजेनिक ड्रग। तो ये भी हाईली टेराटोजेनिक है, इसलिए प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड है जैसा कि दूसरे एजोल्स है। इनहिबिट साइटोक्रोम P450, ये भी साइटोक्रोम जो P450 है उसको भी ये इनहिबिट करता है, लेकिन जो कीटोकोनाज़ोल करता है उसके हद तक नहीं करता। नो एंडोक्राइन साइड इफ़ेक्ट, एंडोक्राइन साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं होते। इनहिबिशन ऑफ लेनोस्टेरोल सिंथेसिस, टर्बिनेफिन, दूसरे ड्रग्स हमारे साथ हैं जिनको हम लेनोस्टेरोल सिंथेसिस इनहिबिटर्स कहते हैं, जिनका मेंबर जो है वो टर्बिनेफिन है। इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है? इट इनहिबिट्स स्क्वालिन एपोक्सीडेज, thus blocking the biosynthesis of ergosterol, an essential component of fungal cell membrane। ये क्या करती है स्टूडेंट्स? ये जो सिक्वालिन एपोक्सीडेज एंजाइम है जिसकी वजह से सिक्वालिन जो है वो आगे डेवलप होती है, उसको इनहिबिट करती है। जब उसको इनहिबिट करती है तो इस तरीके से जो आर्गोस्टेरोल की फॉर्मेशन है, जो उसकी बायोसिंथेसिस है वो ब्लॉक हो जाती है। और हमें पता है कि आर्गोस्टेरोल जो है वो एक फंगल सेल मेम्ब्रेन का एसेंशियल कंपोनेंट है। अगर इसकी बायोसिंथेसिस नहीं होगी तो फंगल ग्रोथ जो है वो फर्दर नहीं हो पाएगी। दिस इनहिबिशन आल्सो रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ स्क्वालिन, रिजल्ट इन डेथ ऑफ द फंगल सेल। इस इनहिबिशन की वजह से ये जो सिक्वालिन होते हैं, सिक्वालिन्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है। ये स्क्वालिन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो आर्गोस्टेरोल है इसके प्रिकर्सर्स होते हैं, इसकी वजह से आर्गोस्टेरोल बनते हैं। तो यह जब इनकी एक्यूमुलेशन हो जाती है तो फिर फंगल सेल के लिए ये किलिंग एजेंट होते हैं। इसकी जब एक्यूमुलेशन हो जाती है तो ये खुद फंगल सेल को किल कर देते हैं और फंगल सेल डेथ हो जाती है।
हाँ, स्क्वालीन जो है स्टूडेंट्स, ये स्क्वालीन एपोक्सिडेज एंजाइम के थ्रू लेनोस्टेरोल में कन्वर्ट होती है। लेनोस्टेरोल जो है वो लेनोस्टेरोल 14 अल्फ़ा डी मिथाइलेस एंजाइम के थ्रू आर्गोस्टेरोल में कन्वर्ट होती है और आर्गोस्टेरोल से फिर सेल मेम्ब्रेन बनती है। अब अगर हमने एलेमीन्स जो जो एंटी फंगल ड्रग्स है वो हमने एडमिनिस्टर किया तो वो स्क्वालीन एपोक्सिडेज एंजाइम जो है इसको इनहिबिट करेंगी। तो स्क्वालीन से लेनोस्टेरोल नहीं बनेगा, लेनोस्टेरोल जब नहीं बनेगा तो आर्गोस्टेरोल नहीं बनेगा, आर्गोस्टेरोल नहीं बनेगा तो सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो फिर जो फंगल सेल है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। एजोल्स क्या करते हैं, एजोल्स जो लेनोस्टेरोल है उसको आर्गोस्टेरोल में कन्वर्ट नहीं होने देते। यहाँ पे जो 4 अल्फ़ा डी मिथाइलेस एंजाइम है इसके थ्रू लेनोस्टेरोल कन्वर्ट होता था आर्गोस्टेरोल में। अब एजोल्स आके इस एंजाइम को रोक देती है, इनहिबिट करती है। टर्बिनेफिन फंगिसिडल, इट्स एक्टिविटी इज़ लिमिटेड टू कैंडिडा अल्बिकेंस। ये एक फंगिसिडल ड्रग है, फंगी को ये किल करता है। इसकी एक्टिविटी जो है वो सिर्फ कैंडिडा अल्बिकेंस और डर्मेटोफाइट्स के लिए होती है। इफ़ेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओनिकोमाइकोसिस, जो ओनिकोमाइकोसिस होता है, नेल इन्फेक्शन होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए ये इफ़ेक्टिव होती है। 6 वीक फॉर फिंगर नेल इन्फेक्शन, अगर फिंगर नेल इन्फेक्शन है तो 6 वीक के लिए हम देंगे, और अगर जो है टोई नेल इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम 12 वीक के लिए देंगे। वेल एब्जॉर्ब ओरली स्टूडेंट्स, ये इसलिए क्योंकि हैंड के जो नेल्स होते हैं उनमें इतनी ख़राबी नहीं आती जितना कि जो फुट के टॉयज़ होते हैं उनमें नेल्स में बहुत सी ख़राबियाँ आ जाती हैं। तो इस वजह से इसके लिए 12 वीक है और इसके लिए 6 वीक है। वेल एब्जर्व्ड ओरली बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर। ये ओरली वेल एब्जॉर्ब्ड होते हैं, इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ होती है अगर ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इनकी हो जाती है। ये लीवर के थ्रू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जब इनकी हो जाती है तो फिर उसकी वजह से इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। थेराप्यूटिक यूजेस इसकी है, इट इज़ ए फंगिसिडल एंड ड्रग चॉइस फॉर ट्रीटिंग डर्मेटोफाइटोसिस एंड स्पेशली ओनिकोमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल्स। ये एक फंगिसिडल ड्रग होता है और ये जो डर्मेटोफाइटोसिस है उनके लिए चॉइस ऑफ ड्रग है। ख़ास करके जो ओनिकोमाइकोसिस होता है, जो फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल्स होते हैं, उनके लिए जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। It is better tolerated, requires shorter duration of therapy। इसे ये बेटरली टोलरेटेड होता है, जो ह्यूमन बॉडी होती है ये इसको बेटरली टोलरेट करती है। इसी वजह से जो है शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी इसके लिए चाहिए होती है। एंड इज़ मोर इफ़ेक्टिव देन आइदर इट्राकोनाज़ोल और ग्राइसिवोफाल्फिन। जो ग्राइसिवोफुल्फिन है और जो इट्राकोनाज़ोल है उनसे ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होता है। एडवर्स इफेक्ट इसकी क्या है, द ड्रग इज़ वेल टॉलरेटेड विथ ए लो इंसिडेंस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रक्ट। ये ड्रग जो है ये वेल टॉलरेटेड ड्रग है और इसकी क्या होती है, इससे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस होती है, हेडेक होती है, उनकी इंसिडेंस, उनका वाक़ होना कम होता है, या जो रेशेस होती है वो भी इतने ज़्यादा जो है वो उनकी इंसिडेंस नहीं होती। कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में ये कंट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि ये हाईली टेराटोजेनिक ड्रग है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स। न्यूक्लिक एसिड को इसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले एंटीफंगल ड्रग्स, जिसमें हैं फ्लूसाइटोसिन। फ्लूसाइटोसिन एक ऐसा ड्रग है स्टूडेंट्स जो कि ये जो फंगल सेल होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड्स को बनने नहीं देता। जब न्यूक्लिक एसिड नहीं बनते तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो नहीं बनता, और जेनेटिक मटेरियल नहीं बनता तो जो फंगाई है वो आगे वो सरवाइव नहीं कर पाता। फ्लूसाइटोसिन 5FC, स्टूडेंट्स इसको 5FC भी हम कहते हैं, इसलिए 5FC इसको हम कहते हैं क्योंकि ये 5 फ्लोरोयूरिकल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसके बाद अपना जो एक्शन है, जो
डीएनए सिंथेसिस की इनहिबिशन है वो स्टार्ट कर लेता है। इसको हम 5FC कहते हैं। Is a synthetic pyrimidine analog that is often used in combination with amphotericin B। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये एक सिंथेटिक पायरिमाइडीन एनालॉग है। सिंथेटिक मैंने आप लोगों को बताया है कि एक तो नेचुरल ड्रग्स होते हैं जिन्हें किसी बैक्टीरिया से, किसी फंगी से या किसी एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बनाया जाता है, और फिर उनको देख के लेबॉर्ट्री में जो फार्माक्यूटिक्स वाले होते हैं वो उनके एक्शन को, नेचुरल ड्रग्स के एक्शन को मिमिक करके सिंथेटिकली ऐसे ड्रग्स बना देते हैं जो कि उनसे बेहतर काम करते हैं, उनसे जो है पोटेंटली ये वर्क करते हैं। तो अब ये जो फ्लूसाइटोसिन है, फ्लूसाइटोसिन जो पायरिमाइडीन होता है, पायरिमाइडीन क्या है स्टूडेंट्स? ये एक न्यूक्लियोटाइड है जो कि चेन बनाता है, डीएनए या आरएनए बनने में चेन बनाता है ये। तो अब ये इसका एनालॉग है। एनालॉग उसे कहते हैं जो कि रियल एक चीज़ होता है उसके स्ट्रक्चर में और फंक्शन में उसी की तरह होता है, उसी की तरह सेम स्ट्रक्चर इसका होता है। अब ये जो पायरिमाइडीन है इसका और इसका स्ट्रक्चर सेम हो गया तो ये जाके पायरिमाइडीन जो है उसकी जगह ये ले लेगा, ये उस चेन में उसकी जगह जो पायरिमाइडीन की जहाँ पे बाइंडिंग हो रही थी वहाँ पे अब फ्लूसाइटोसिन बाइंडिंग करेगा, और जब फ्लूसाइटोसिन बाइंडिंग करेगा तो पायरिमाइडीन उसमें नहीं होगी और वो चेन वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, आगे वो चेन नहीं बन पाएगी। इस वजह से जो जेनेटिक मटेरियल्स की फॉर्मेशन है वो फिर स्टॉप हो जाएगी। ऑफन यूज इन कम्बिनेशन विथ एम्फोटेरिसिन बी, और ये आमतौर पर जो एम्फोटेरिसिन बी है उसके साथ कम्बिनेशन में यूज़ होती है। ये भी आपने याद करनी है एमसीक्यूज़ के लिए कि फ्लूसाइटोसिन को किस ड्रग के साथ कम्बिनेशन में यूज़ होती है, तो एम्फोटेरिसिन बी के साथ। This combination of drug is administered for the treatment of systemic mycosis and for meningitis caused by Cryptococcus pneumoformans and Candida albicans। अब ये जो कम्बिनेशन है ड्रग्स की, फ्लूसाइटोसिन और एम्फोटेरिसिन बी की जो कम्बिनेशन है ये एडमिनिस्टर की जाती है सिस्टमिक माइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, और जो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है जो कि क्रिप्टोकोकस नियोफार्मेंस की वजह से और कैंडिडा अल्बिकेंस की वजह से हो जाती है, उनको ट्रीट करने के लिए हम फ्लूसाइटोसिन और एम्फोटेरिसिन बी की कम्बिनेशन जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आते हैं। तो लिखा है कन्वर्टेड विद इन द फंगल सेल टू 5-फ्लोरोयूरेसिल नॉट इन ह्यूमन सेल। ये जब फंगल सेल में चली जाती है तो वहाँ पे ये कन्वर्ट होती है 5-फ्लोरोयूरेसिल में, जो कि ह्यूमन सेल में नहीं होती। That inhibit thymidylate synthase enzyme that inhibit DNA synthesis। अब ये जो 5-फ्लोरोयूरेसिल है ये जाके जो थाइमिडाइलेट सिंथेस एंजाइम है उसको इनहिबिट करती है। जब वो एंजाइम इनहिबिट हो जाती है तो डीएनए की सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाती है। इस तरह जो है बैक्टीरिया का फंगस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका जो डीएनए है वो उसकी सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है और वो जो है ख़त्म हो जाता है। एम्फोटेरिसिन बी इंक्रीजेज सेल परमिएबिलिटी। जो एम्फोटेरिसिन बी है उसकी वजह से सेल की परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है, अलाउिंग मोर 5FC टू पेनिट्रेट द सेल। और ये क्या करती है स्टूडेंट्स, इसको हम कम्बिनेशन में इसलिए देते हैं क्योंकि एम्फोटेरिसिन बी पर सेल परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करती है जिसकी वजह से ज़्यादा जो 5-फ्लोरोयूरेसिल है, जो 5FC है, जो फ्लूसाइटोसिन है वो सेल की तरफ पेनिट्रेट कर लेता है, वहाँ पे आ जाता है। दे आर सिनर्जिस्टिक, ये एक दूसरे के सिनर्जिस्टिक होते हैं। एम्फोटेरिसिन बी और फ्लूसाइटोसिन को जब हम कंबाइन करके देते हैं तो इनका जो एक्शन है वो इंक्रीज़ आता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के लिए सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट शो करते हैं। ये सिनर्जिस्टिक ड्रग्स है एक दूसरे के।
अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? रैपिडली एंड वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली, ये जल्दी से और अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इंक्लूडिंग CSF, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी वसी होती है, वाइडली ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसा कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। मेनली एक्सक्रीटेड अनचेंज, तो ये किडनी के थ्रू ही एक्सक्रीट होता है और अनचेंज फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। हाफ लाइफ इसका 3 to 6 आवर्स है। क्लिनिकल यूजेस इसकी क्या है स्टूडेंट्स? सीवियर डीप फंगल इन्फेक्शन एज मेनिंजाइटिस, जैसा कि मेनिंजाइटिस एक सीवियर फंगल इन्फेक्शन है, एक सीवियर डीप फंगल इन्फेक्शन है, उसको ये ट्रीट कर सकती है। जनरली गिवन विद एम्फोटेरिसिन बी, आमतौर पर एम्फोटेरिसिन बी के साथ ये दिया जाता है कंबाइंड फॉर्म में। फॉर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस इन एड्स पेशेंट जिनमें जिनमें जो है इम्यूनिटी की कमी होती है, इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड होते हैं, उनमें जो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस होता है, क्रिप्टोकोकस की वजह से जो मेनिंजाइटिस होता है, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम ये ड्रग जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट इनकी क्या हो सकती है? नौजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकती है, सीवियर एंटीरोकोलाइटिस, सीवियर एंटीरोकोलाइटिस होता है स्टूडेंट्स। एंटीरोकोलाइटिस किसे कहते हैं? जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, इसमें जब इन्फ्लेमेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन के लाइनिंग की, तो इसको हम एंटीरोकोलाइटिस कहते हैं। इसकी वजह से एंटीरोकोलाइटिस हो सकती है। रिवर्सिबल न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, बोन मेरो डिप्रेशन होती है, प्लेटलेट्स की कमी आती है, न्यूट्रोफिल्स की कमी आती है, लेकिन सब रिवर्सिबल होते हैं। बाद में जब ये ड्रग जो एडमिनिस्टर करना बंद कर देंगे तो दोबारा से ठीक हो सकते हैं। एलोपीशिया हो सकती है, एलोपीशिया मीन्स के बंदा जो है वो गंजा हो सकता है। एलिवेशन इन हेपेटिक एंजाइम, जो हेपेटिक एंजाइम होती है वो इसकी वजह से एलिवेट हो जाती है, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। फंगल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, अब ये ड्रग्स है स्टूडेंट्स जो कि जो फंगी होता है उसके सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, जैसा कि केस्पोफंगीन है। इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ फंगल सेल वॉल लीडिंग टू लाइसिस एंड सेल डेथ, ये जो फंगल सेल वॉल होता है उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से सेल की लाइसिस होती है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। गिवन IV रूट ओनली, इसको हम आईवीली इसको एडमिनिस्टर करते हैं। हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ हाईली बाउंड हो जाती है। हाफ लाइफ इसका 9 to 11 आवर्स है। स्लोली ये मेटाबोलाइज्ड होता है, किसके थ्रू? हाइड्रोलाइसिस के थ्रू, वाटर के एडिशन के थ्रू, हाइड्रोलाइसिस के थ्रू ये स्लोली मेटाबोलाइज होता है। एलिमिनेशन इज़ नियर इक्वल बिटवीन द यूरिनरी एंड फीकल रूट, ये फीकल रूट में भी एलिमिनेट होता है और यूरिनरी रूट में भी एलिमिनेट होता है एक ही मकदार में, यानी कि जितना यूरिनरी रूट से एक्सक्रीट होता है उतना ही फीकल रूट से भी एलिमिनेट हो जाता है। केस्पोफंगीन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ ग्लूकेन इन द सेल वॉल वाया नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम 1,3 बीटा ग्लूकेन सिंथेज। ये क्या करता है स्टूडेंट्स? ये ग्लूकेन जो कि एक कंपोनेंट होता है, एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है फंगी के सेल वॉल का, उसको इनहिबिट करता है। किस तरीके से? वहाँ पे एक एंजाइम होता है 1,3 बीटा ग्लूकेन सिंथेस एंजाइम, जिसकी वजह से ग्लूकेन की सिंथेसिस होती है, उसको नॉन कम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है। स्टूडेंट्स, एक को हम कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन और दूसरे को कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। इनमें ये फ़र्क होता है कि कम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो ड्रग होती है वो एंजाइम के साथ कम्पीट करती है, जो सबस्ट्रेट होता है उसके साथ अटैच होने के लिए, लेकिन नॉन कम्पिटिटिव में इस तरह हो जाती है कि ये जो ड्रग है ये एंजाइम के साथ कम्पीट नहीं करता, वो ड्रग चाहे सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो या ना हो, इसके साथ कम्पीट नहीं करता, ये जाके उसकी जगह जो है वो ले लेता है, कोई कंपटीशन नहीं होती, क्योंकि ये डायरेक्टली जाके सबस्ट्रेट के साथ ये अटैच होता है, फिर उसको जगह ही नहीं मिलती अटैच होने के लिए। तो
Beta glucan are carbohydrate polymers that are cross linked with other fungal cell wall components. जो बीटा ग्लूकेन्स होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर्स है, यानी कार्बोहाइड्रेट के चेन से बने होते हैं और जो कि एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक्ड होती है और दूसरे जो फंगल सेल वॉल कंपोनेंट है उसके साथ भी क्रॉस लिंक इनकी इन कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स की होती है। क्लिनिकल यूजेस इसकी क्या है? इफ़ेक्टिव इन एस्परजिलस एंड कैंडिडा इन्फेक्शन। जो एस्परजिलस भी एक फंगस है स्टूडेंट्स, इसके काज करदा इन्फेक्शन जिनको हम एस्परजिलोसिस कहते हैं, और कैंडिडा के जो है पैदा करदा इन्फेक्शंस जिनको हम कैंडाइडोसिस कहते हैं, दोनों के लिए इफ़ेक्टिव होता है। सेकेंड लाइन फॉर दोज हु हैव फेल्ड आर कैन नॉट टॉलरेट एम्फोटेरिसिन बी आर आइट्रेकोनाजोल। वो पेशेंट्स जिसको एम्फोटेरिसिन बी या आइट्रोकेनाजोल जो है वो टॉलरेट इनको नहीं कर पाते, उनके लिए हम सेकेंड लाइन जो है वो ये चूज़ करते हैं, ये ड्रग जो है ये हम चूज़ करके देते हैं जो इनको टॉलरेट नहीं कर पाते। एडवर्स इफ़ेक्ट इसकी क्या है? नौजिया, वोमिटिंग है, फ्लैशिंग होती है। फ्लैशिंग यानी जो मास्ट सेल होते हैं उनसे हिस्टामीन रिलीज़ हो जाती है और स्किन जो है वो बिल्कुल रेड सा हो जाता है फेस पे, और ये नेक रीजन पे बहुत ही रेडनेस हो जाती है जिसको हम फ्लैशिंग कहते हैं। एंटीमाइटोटिक ग्राइसेफल्वीन ग्राइसोफल्वीन जो होता है स्टूडेंट्स, ये एंटीमाइटोटिक एंटीफंगल ड्रग है। फंगी स्टेटिक, ये फंगी स्टेटिक है मीन्स के फंगस के ग्रोथ को इनहिबिट करती है नैरो स्पेक्ट्रम, इसका नैरो स्पेक्ट्रम होता है, ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ फंगी को किल नहीं कर पाता, उनके ग्रोथ को नहीं रोक पाता। गिवन ओरली एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विद फैटी मेल, इसको हम ओरली गिवन करते हैं, ओरली देते हैं, और इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो फैटी मील के साथ आसानी से हो जाती है। हाफ लाइफ 26 आवर्स इसके होते हैं। टेकन सिलेक्टिवली बाय न्यूली फॉर्म्ड स्किन एंड कंसनट्रेटेड इन द केराटिन। ये जो न्यूली फॉर्म्ड स्किन होता है, जो नीचे स्किन बन रही होती है लेयर्स में, तो वो इसको सिलेक्टिवली इसको टेकन करता है, अपने अंदर जज़ब कर लेता है, और फिर जो केराटिन है उसमें ये कंसनट्रेटेड हो जाती है, इसकी मकदार वहाँ पे मौजूद होती है। शुड बी गिवन फॉर 2 to 6 वीक फॉर स्किन एंड हेयर इन्फेक्शन। अगर हेयर इन्फेक्शन के लिए या स्किन इन्फेक्शन के लिए दी जाए तो 2 से 6 हफ्तों तक के लिए दी जाए, टू अलाउ रिप्लेसमेंट ऑफ इन्फेक्टेड केराटिन बाय द रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि जो इन्फेक्टेड केराटिन होते हैं अब उनकी रिप्लेसमेंट ज़रूरी होती है जो रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं उनसे, तो इसलिए 2 to 6 वीक जो है ये इसको एडमिनिस्टर करना ज़रूरी होता है। ग्राइसोफल्वीन जो कि कंटिन्यूव है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि इनहिबिट फंगल माइटोसिस बाय इंटरफियरिंग विद द माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन। ये जाके माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन को इनहिबिट करते हैं। जब माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन इनहिबिट हो जाता है तो फंगल सेल जो है उसमें माइटोसिस नहीं होती, और जब माइटोसिस नहीं होती तो सेल डिवीज़न नहीं होती, और सेल डिवीज़न नहीं होती तो इनकी आगे डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है। क्लिनिकल यूज टू ट्रीट डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन। जो जितने भी डर्मेटोफाइट इन्फेक्शंस है उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, जिनमें रिंगवार्म इन्फेक्शन है, स्किन का, हेयर्स का, नेल्स का, जिसे हम ओनिकोमाइकोसिस कहते हैं, और जो जितने भी डर्मेटोफाइट की वजह से इन्फेक्शन होती है, टीनिया पेडिस, टीनिया कैपिटिस, इनकी वजह से, इन सब को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। हाईली इफ़ेक्टिव इन एथलीट फुट। जो टीनिया पेडिस होता है जिसे हम एथलीट फुट भी कहते हैं, ये जो टॉयज़ के फुट के टॉयज़ के दरमिया का जो हिस्सा होता है उसमें वो मोइस्ट सा बन जाता है, और उसमें स्किन जो है कभी कभार उसमें ब्रेक आ जाती है, तो इस कंडीशन को हम एथलीट फुट कहते हैं जो कि फंगस की वजह से होती है। तो इसके लिए भी हम ग्राइसोफेल्विन जो है वो यूज़ करते हैं। इसकी एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? पेरिफेरल न्यूराइटिस इसकी वजह से हो जाता है, मेंटल कन्फ्यूजन हो जाता है, फेटीग यानी थकावट हो जाती है,
वर्टिगो, चक्कर आते हैं, जीआई अपसेट हो जाता है, जीआईटी प्रॉब्लम्स काज होती है, एंजाइम इंड्यूस हो जाते हैं, उनकी वर्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ब्लर्ड विजन इसकी वजह से हो जाती हैं। नर्सिंग कंसिडरेशंस है अब के नर्सिंग कंसिडरेशंस हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे साथ जो एंटी फंगल ड्रग्स है इनको एडमिनिस्टर करते वक्त तो लिखा है एसेस फॉर कंट्राइंडिकेशंस। हम कंट्राइंडिकेशन के लिए एसेस करेंगे कि कौन सा ड्रग किस कंडीशन में कंट्राइंडिकेटेड है यानी नहीं देना है। ऑब्टेन ए कल्चर ऑफ इन्फेक्टेड एरिया का कल्चर हम देखेंगे कि उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा फंगी है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट फॉर करेक्ट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे, हिदायत देंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ड्रग्स की वो सही तरीके से करे टू इम्प्रूव इफ़ेक्टिवनेस एंड डिक्रीज़ द रिस्क ऑफ एडवर्स इफ़ेक्ट, जिसकी वजह से उसकी जो उसकी ट्रीटमेंट हो रही है उसकी इफ़ेक्टिवनेस में इम्प्रूव आएगी और जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो उनका जो एडवर्स इफ़ेक्ट की जो रिस्क है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। एडवाइस पेशेंट टू स्टॉप द ड्रग इफ़ ए सीवियर रेश अकर। अगर कोई सीवियर रेशेस आ जाते हैं तो हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि इस ड्रग को स्टॉप करें। एजुकेट क्लाइंट ऑन ड्रग थेरेपी टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्लियंस। नर्सेस क्या करेंगी, पेशेंट को जो क्लाइंट होता है उसको एजुकेट करेंगे, अपने पेशेंट को कि ड्रग थेरेपी के बारे में उसको एजुकेट करेंगे ताकि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है और उसकी कंप्लियंस है, जो डॉक्टर के जो एडवाइस होते हैं उनको फॉलो करना है वो सही हो। मॉनिटर पेशेंट रिस्पॉन्स टू थेरेपी, रिजोल्यूशन ऑफ फंगल इन्फेक्शन। अब हम देखेंगे कि जो पेशेंट है उसका क्या रिस्पॉन्स है थेरेपी को, मतलब कि फंगल इन्फेक्शन जो है वो रिजोल्व हो रहे हैं या नहीं, वो थोड़ा सा ठीक हो रहे हैं, उनमें कमी आ रही है या नहीं, ये हम देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर फॉर एडवर्स इफेक्ट। अब ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट के लिए भी हम मॉनिटर करेंगे कि कहीं सीवियर एडवर्स इफेक्ट तो नहीं सामने आ रहे, वो हम देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों का जो चैप्टर था जो सेकंड चैप्टर था एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, उसका लेक्चर 2 एंटी फंगल ड्रग्स कंप्लीट हो चुका। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम जो लेक्चर नंबर 3 एंटी मलेरियल ड्रग्स है वो हम स्टार्ट करेंगे। और अगर इसमें एंटी फंगल में आप लोगों को कोई मुश्किल आ रही है, किसी एरिया में समझ नहीं आई है, अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या कमेंट सेक्शन में ही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।